हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी को लेकर 2-3 डाउट रहते हैं हर किसी को कि एनसीईआरटी क्या ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। किस क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से 3-4 डाउट हर किसी को होता ही है जनरली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई एनसीईआरटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, मैंने 5-6 पॉइंट्स इसके लिए इस वीडियो में रखा है आपको बताने के लिए कि क्यों यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिंपल है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऑथेंटिक है, स्टैंडर्ड बुक है हर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे जिन्होंने भी इस बुक को लिखा है वो एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड के। उन्होंने रिसर्च करने के बाद, एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद इस बुक में अपने जो व्यू है उनको प्रेजेंट किया है, उन्होंने लिखा है। क्योंकि यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिंपल है। दोस्तों, जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को आप रीड करोगे जब, तो उसमें जो लैंग्वेज जो होगा ना, वो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। और ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता है कि हर कोई समझ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप ज़रा सोचो इस बात को कि एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा जब 6th का बुक को पढ़ेगा तो उसको कितना आसान लैंग्वेज लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी 6th की जो किताबें होती हैं वो 6th के बच्चे समझ सके, स्टूडेंट समझ सके, उस लैंग्वेज में लिखा होता है। तो अगर कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ जब कोई बंदा उस किताब को पढ़ेगा तो उसके लिए कितना आसान होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज इतना सिंपल होता है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, reputed people in the field have done extensive research. NCERT books are written and published after a great amount of research. दोस्तों, जो NCERT की किताब में एक एक लाइन जो लिखा होता है ना, वो यूं ही नहीं लिखा होता है। और किसी एक इंसान ने NCERT की जो बुक है उसको नहीं लिखी है। वो बहुत से लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि अपने अपने फील्ड में उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क किया है, और उसके बाद जाकर वो जब लिखते हैं तो जाके ये बुक पब्लिश होता है। अब दोस्तों, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब वेट कीजिए। आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है, और इनके आप देख सकते हैं कि कोई DU का है, तो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का है, तो कोई कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का है। मतलब अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में जो नामी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क किया हो अपने फील्ड में, और उसके बाद उन लोगों का कमेटी बनता है और उनके रिसर्च वर्क को फिर एनसीईआरटी में इंक्लूड किया जाता है और फिर पब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी किसी एक इंसान ने नहीं लिखा है, किसी एक राइटर ने। वहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप है जो कि रिसर्च ऑलरेडी बहुत कुछ वो रिसर्च किए होते हैं, फिर वो अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं, मटेरियल्स उसमें इंक्लूड करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वाई एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट का तीसरा पॉइंट है, ऑथेंटिक है। एनसीईआरटी बुक्स में जो भी लिखा होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। एक ऑथेंटिक सोर्स है एनसीईआरटी की किताब। क्योंकि जो इसमें इन्फॉर्मेशन पब्लिश होता है वो गवर्नमेंट की एजेंसी और उसके इंस्टीट्यूशन द्वारा पब्लिश होता है। यहाँ पे कोई प्राइवेट राइटर या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश नहीं कर रहा होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पब्लिश करती हैं, इसलिए एनसीईआरटी को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक सोर्स आप मान सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बुक है सभी एग्जाम के लिए। दे आर स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ऑल एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस देयर इन आर ऑल्सो रिलायबल। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसी के लिए ये बुक है। ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, इसलिए एक रिलायबल भी है ये। यहाँ पे आपको
कभी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स आर चेक्ड एंड रीचेक्ड मेनी टाइम्स बिफोर दे आर पब्लिश्ड, सो द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक एक लाइन मिलेगा ना, एक एक वर्ड, इसमें आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जब पब्लिश होती है उसके पहले कई बार चेक्ड और रीचेक्ड होते हैं मेनी टाइम्स, और फिर जाके पब्लिश किया जाता है। और दोस्तों पब्लिश भी किन लोगों का मटेरियल होता है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, और उसके बाद भी चेक होता है, पब्लिश होने से पहले रीचेक होता है। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको 99.999% करेक्ट ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक आंसर ये भी है कि गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर हिस्ट्री का बुक, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, और आपने डायरेक्ट आप उसका कोई स्टैंडर्ड बुक है वो आप ले लेते हैं किसी राइटर का, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, तो शायद आपको वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज टफ लगे आपको। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस बुक्स कवर टॉपिक्स इन अ वेल फ्रेम्ड मैनर। दोस्तों जब कोई चीज़ वेल फ्रेम्ड मैनर में वहाँ पे टॉपिक दिया होता है तो हमें जल्दी समझ में आता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है एनसीईआरटी बुक की, कि वो बेसिक्स से चालू करते हैं एंड देन स्लोली गो ऑन टू हायर लेवल, अनलाइक द मेनी अदर बुक्स। एनसीईआरटी में आप जो भी पढ़ोगे वो आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, फिर धीरे धीरे करके वो हायर लेवल की तरफ जाते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट देन एनसीईआरटी इज़ द वे टू गो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है वो यूपीएससी क्लियर नहीं करता है, वो भी करते हैं। बट जब आप उनसे भी पूछिएगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, बेशक उन्होंने नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी वो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए आपको। क्योंकि अब मैंने आपको कई रीज़न बताए कि सिंपल है यहाँ का लैंग्वेज, जो रिपोर्टेड पीपल हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है उन्होंने इस बुक को लिखा है, ऑथेंटिक सोर्स है, ये हर एग्ज़ाम के लिए स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है या वीक कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स से धीरे धीरे करके वो हायर लेवल की तरफ जाते हैं। तो इन वजहों से एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों अगला सवाल आता है मन में, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक फॉर यूपीएससी क्वेश्चन मार्क। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़नी है, तो दो आंसर आता है। अब अगर किसी से भी पूछोगे तो क्लास वाइज और दूसरा होता है सब्जेक्ट वाइज। क्लास वाइज का क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, पॉलिटी की बुक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले 6th क्लास की आपने सारे सब्जेक्ट की बुक पढ़ ली, देन आप 7th पे गए, देन आप 8th पे जा रहे हैं, 9th पे, 10th पे, 11th, देन 12th। तो एक तरीका तो ये है पढ़ने का। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पहले आपने 6th के हिस्ट्री को ख़त्म किया, जब आपके सारे चैप्टर हो गए 6th के तो आप फिर 7th पे गए, देन 8th, 9th, 10th ऐसे करके आप जा रहे हैं, है ना। कि द सेकेंड मेथड इज टू रीड द एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट वाइज। इन दिस मेथड यू पिक अप वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड रीड ऑल द बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12। यानी कि आपने एक सब्जेक्ट को चूज कर लिया, चाहे वो आपका फेवरेट हो या सबसे हार्ड हो जिसमें आप वीक हो, और आपने उसको पहले 6th को पढ़ा, फिर 7th को, और आप 12th तक गए। क्लास वाइज का क्या मतलब है कि आपने एक क्लास के पहले 6th को सेलेक्ट किया, उसके सारे एनसीईआरटी आपने पढ़ी, देन 7th की पढ़ी, देन 8th की। अब दोस्तों आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा कि ठीक है दो मेथड है, बट विच वन इज बेटर, कौन सा मेथड बेटर है। तो दोस्तों हर किसी का अपना आंसर हो सकता है, मेरा अपना आंसर है, आपका खुद का अपना व्यू हो सकता है, आंसर हो सकता है, बट जो बेस्ट माना जाता है वो होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, आप क्लास वाइज ना पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप क्लास वाइज पढ़ने में कंफर्टेबल है देन इट्स ओके, क्योंकि इस पे हर किसी का अपना एक व्यू है, तो ओपिनियन है, तो इस पे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। बट जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं बुक को। ऐसा इसलिए भी कि जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री की बुक उठाई, आपने चूज किया एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, आपने सिक्स्थ की हिस्ट्री पढ़ी, देन जब आप सेवन्थ की पढ़ेंगे, फिर एट्थ की पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता है, लिंक होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से समझते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्लास 12 तक पढ़ लेंगे। यानी कि एक फ्लो बना हुआ, कॉन्टिन्यूअस फ्लो बना हुआ है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास वाइज पढ़ते हैं, तो आपने हिस्ट्री का बुक पढ़ा, देन आप फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर जब आप सेवन्थ में जाते हैं और फिर हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो उस वक्त तक शायद आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने सिक्स्थ में पढ़ा है वो आपके माइंड से स्लिप हो जाए। तो दोस्तों जब क्लास वाइज आप पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करने को आता है कि हिस्ट्री का आपने पढ़ा, फिर जब आप सेवन्थ का हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप उसको थोड़ा सा लिंक नहीं कर पाते हैं, आपको कनेक्शन, वो मज़ा नहीं आ पाता है पढ़ने में कि यार अभी पढ़ा था, फिर बीच में गैप आ गया, फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ने लग गया था, पॉलिटी पढ़ने लग गया था, तो अब मज़ा नहीं आ रहा है सेवन्थ की हिस्ट्री पढ़ने में। तो वो थोड़ा सा दिक्कत आता है अगर आप क्लास वाइज पढ़ते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ते हैं, क्लास वाइज को प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आता होगा, हाउ मेनी एनसीईआरटी बुक डू यू नीड टू रीड, कितने बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप 6 से लेकर 12 तक के सारे बुक्स को काउंट करेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो करीब करीब 40 से 44 बुक्स टोटल बनता है, 40 से 44 बुक। क्योंकि दोस्तों 6th 7th 8th 9th 10th, अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 5 बुक हो गए, फिर 12th में हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के टोटल जब आप करेंगे तो 40 से 44 बुक्स टोटल बनते हैं। तो आपको इतने बुक पढ़ने पड़ेंगे अगर आप एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ऑल एनसीईआरटी बुक्स, ये 40 से 44 जो बुक है इसको पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए। अब दोस्तों इस सवाल का आंसर कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं मैं 1 महीना में पढ़ लूँगा, ये आपके ऊपर है। पर दोस्तों ये संभव नहीं है कि आप 1 महीने में 40 किताबें पढ़ लें। कोई कहेगा मैं 1 साल में पढ़ूंगा, तो दोस्तों 1 साल में पढ़ के वो क्या उखाड़ लेगा। जब 1 साल तक अगर वो एनसीईआरटी ही पढ़ता रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि फिर वो बाकी बुक्स कैसे पढ़ेगा। स्पेक्ट्रम, उसको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसको बिपिन चंद्रा पढ़ना है, तो बाकी बुक्स वो कैसे पढ़ेगा। अगर 1 साल तक वो एनसीईआरटी ही तैयारी करता है, फिर तो उसको एग्जाम क्लियर करने के लिए 5 साल में वो क्लियर करेगा। तो दोस्तों एक टाइम फ्रेम तो रखना पड़ता होगा कि 40 से 44 बुक हम बेस्ट टाइम कितना हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको 40 से 44 बुक्स पढ़ना है, हर बुक्स में मान लीजिए कि कम से कम 14 से 16 चैप्टर होंगे, किसी में 10 चैप्टर भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि आपको एक बुक को पढ़ने में करीब आप 2 से 3 दिन लगाते हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 2.5 से 3 महीना लग सकता है इस बुक को, सारे बुक्स जितने भी 44 बुक्स हैं, 40-44, इसको ख़त्म करने में, पढ़ने में। अब दोस्तों कुछ बच्चे 2 महीने में भी ख़त्म कर लेते हैं, कुछ 2.5 में भी करते हैं, कुछ 3 महीने में भी करते हैं, और कुछ को 4 महीना भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों 4 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर बाकी जो बुक्स हैं वो पढ़ने के लिए आपके पास कम टाइम बचता है। अब दोस्तों ये लास्ट में मैंने इसीलिए रखा था इस पिक को कि मैं आपको बता सकूं कि देखिए ये एनसीईआरटी का ही, अगर आप कोई सा भी एनसीईआरटी 6, 7, 8 किसी भी सब्जेक्ट का आप ओपन जब करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, और वहाँ पे आपको बहुत से, यहाँ पे तो सिर्फ 4 लोगों के ही नाम दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको करीब करीब 15, 20, 25 लोगों के नाम दिखेंगे। और दोस्तों हम पहले ये नहीं समझ पाते थे कि इन लोगों का नाम क्यों लिखा हुआ है ना, जब हम लोग 6, 7 में होंगे। बट ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया होता है, उसके बाद इन्होंने बुक को लिखा होता है, इसलिए इनका नाम दिया होता है। यानी कि ये बस यही पता चल रहा है हम लोग को कि एनसीईआरटी कोई एक बंदा नहीं लिखता है, ये लोग बहुत लोग मिलके लिखते हैं जिन्होंने रिसर्च किया होता है। सो दोस्तों आई थिंक कि एनसीईआरटी बुक्स को लेकर जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा, इस वीडियो के बाद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।